फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी हमसे यहाँ पे अभी जुड़े हैं। इससे पहले कि मैं बायो की क्लास स्टार्ट करूँ, मैं आपको थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ कि पिछले काफी दिनों में हमने पॉलिटी का सब्जेक्ट कंप्लीट कर रखा है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारा केमिस्ट्री ये कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कुछ सीरीज रहेगा। जो भी बच्चे हमसे अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ बायोलॉजी से पढ़ना शुरू करें। काफी बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको। एक एक टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आप क्या करिए कि आप शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते चलिए, ठीक है, या फिर ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बेसिस पे आप घर पे जाकर के नोट्स बना लीजिएगा। नाउ पहला जो चैप्टर हमारा बायोलॉजी का स्टार्ट होने वाला है वो होगा आपका सेल, ठीक है, जो कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको बाय रवि राय। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हो मेरे बारे में, ठीक है। तो आज से क्लास मैं बायोलॉजी की स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सर बायोलॉजी का मतलब होता क्या है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। तो देखो, अगर मैं बायोलॉजी को दो भाग में डिवाइडेड करूँ तो जो पहला वर्ड होता है आपका बायो और दूसरे का मतलब होता है तुम्हारा लॉजी। ओके। बायो का मतलब सॉरी, बायो का मतलब यहाँ पे है कि इस दुनिया में जो कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर, वो सब हमारे बायो का पार्ट है, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो स्टडी करना। यानी कि सर इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बारे में हमको स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, सर बायोलॉजी कहलाता है। तो सर ये बताइए, हमारे इस दुनिया में सर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, क्या सब पैरामीटर्स है। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे कहेंगे जिसमें दो चीजें सर्टिफाइड हो। सबसे पहले कि सर वो रिप्रोडक्शन कर सके। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही जैसे नए संतान की उत्पत्ति कर सके, और साथ में रिस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया भी वो अच्छे से कर सके। अगर ये दो क्वालिटी है तो ऐसा माना जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अब भाई देखो, इतना कुछ पढ़ने के लिए अगर हम बात करें कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दो क्राइटेरिया आपने बताया, ठीक है, बट ये बताइए सर ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो अगर आप देखोगे बायोलॉजी को, अगर आप देखोगे कि सर ये जीवन कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले सर एनिमल में है, ह्यूमन बींग्स में है, या फिर आपको प्लांट में देखने को मिले। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज थिंग्स वी मेट और डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस। अब यहाँ पे तुम देखोगे जैसे एनिमल और ह्यूमन को डील करने के लिए हमने क्या किया, एक साइंस क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। ऐसे ही हम लोग प्लांट जो कि लिविंग थिंग्स है उसको पढ़ने के लिए हमने एक अलग साइंस क्रिएट किया, दैट इज बॉटनी। यानी कि अगर मैं बात करूं आपको कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब यहाँ पे तुम्हारा जियोलॉजी प्लस बॉटनी, दोनों को आप जब कंबाइन करोगे देन यू फाइंड द वर्ड बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इतना चीज क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग बेसिक जो नया थिंग्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पितामह, फादर, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी या बॉटनी के, ठीक है, या जूलॉजी के। इन तमाम टॉपिक जो भी हमारे एग्जाम में बनते हैं इन सबको हम लोग इसी स्लाइड से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु साहब, एरिस्टोटल, ठीक है। तो सर क्या इनको हम स्वघोषित कर दिए या फिर खुद ही मान लिए थे कि सर ये फादर ऑफ बायोलॉजी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने किताब लिखा था, इसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ लैटिन एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया मतलब एनिमिलिया से तुम याद रख सकते हो कि एनिमल, ओके। एनिमल से याद रखोगे कि हाँ सर जीव जंतु के बारे में बात हो रही है, यानी कि ह्यूमन बींग्स वगैरह इन सब के बारे में बात होगी सर। और यहाँ से तुम्हारे इसकी अरिस्टोटल क्या बन गई, इस किताब में उन्होंने डिस्क्राइब किया, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल दिए जिसके बेसिस पर अरिस्टोटल को हम लोग क्या मानते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। सेकंड, सर ये तो पुराने हो गए ना। सर मॉडर्न बता दीजिए, मॉडर्न बायोलॉजी के जो जनक हैं, पितामह हैं सर, वो कौन है। वो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन। और इनको भी हम लोग सपना नहीं आ गया था, इन्होंने भी किताब लिखा था, दो किताब लिखा था। सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन किताब के बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी के जनक, ठीक है। नाउ तीसरा अगर हम बात करें कि जूलॉजी के जनक सर कौन है, तो सेम अरस्तु, और किताब का नाम सेम रहेगा सर, हिस्टोरिया एनिमिलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, यहाँ पे दोनों के साइंटिस्ट सर एक हैं, ठीक है, दोनों के पितामह एक है। नाउ बॉटनी के बारे में बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी।
तो तुम देखोगे यहाँ पे थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अच्छा, बॉटनी में क्या जाते हैं सर, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे का मतलब, मेरे कहने का मतलब सर ये क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ। फॉरेस्ट से याद रखना फ्रेस्टस, ठीक है। कुछ कुछ मैचिंग हो रहा है एवरीवन, यहाँ पे कुछ कुछ मैचिंग जरूर होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट तुम यहाँ क्या याद रख सकते हो, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। अच्छा सर, नाउ सर इनकी किताब का नाम बता दीजिए। तो जिस तरह से उनकी किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमिलिया था, ये प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सेम नाम पड़ा यहाँ पे क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये तुम्हारे फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी है, ठीक है। नौ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा भी गया है, कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। उनका नाम याद रखना आपको, कार्ल लिनियस। और इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरे। भाई थाली सजाना, देखो टीचर का काम क्या है, डिफरेंट पोर्शन से आपको थाली सजा करके एक जगह कंटेंट ला के दे दे, ताकि एक चीजें कुछ एनसीईआरटी मिलेंगी, कुछ दूसरे में मिलेंगी, कुछ कहीं मिलेंगी, कुछ कहीं मिलेंगी। टीचर का काम क्या है कि सबको एक पास तुमको सजा के देखना, खाना तो भाई तुमको है। अब मैंने इस पांच लोगों का नाम बताया यहाँ पे, ठीक है। पांच पितामह के नाम बताया, इसके बेसिस पे आप थोड़ा सा एक बार नजर घुमाओगे तो ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। बहुत हार्ड चीज है। तो क्लियर है, इस स्लाइड से हमको क्या पता चला, सबसे पहले सर बायोलॉजी का मतलब क्या है, नाउ जूलॉजी और बॉटनी में अंतर क्या है, ठीक है। और इनके पितामह देखिए। नाउ अब हम लोग कोशिका की तरफ मूव करेंगे, कि जो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, कि सर कोशिका किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं। तो सेल देखो भाई, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ है। यानी कि सर, जो भी हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, तुम्हारा सेल। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तुम देखो, जैसे मान लो कि तुमको घर बनाना है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सर हम ब्रिक्स लाएंगे, ठीक है सर। अब ब्रिक्स तुम बहुत सारा ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सर वॉल। बहुत सारा वॉल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, रूम। अब बहुत सारे रूम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा सर, हाउस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर हाउस का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे सर, ब्रिक्स। सिमिलरली, सिमिलरली जो हमारी बॉडी बनी है ना, उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो तुम्हारा सेल है। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे, सबसे जो बेसिक यूनिट तुम्हारा सेल यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत सारे सेल इकट्ठा होंगे तो तुम्हारा टिश्यू बन जाएगा। अब बहुत सारा टिश्यू जब इकट्ठा होगा तो तुम्हारा टिश्यू सिस्टम इकट्ठा होगा। टिश्यू सिस्टम बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो तुम्हारा आर्गन बनेगा। और बहुत सारे अगर आर्गन सिस्टम इकट्ठा हो गए तो तुम्हारा आर्गन सिस्टम बन जाएगा सर। अब बहुत सारे आर्गन सिस्टम ले लो तो तुम्हारा बॉडी बनती है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे सेल क्यों बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ सेल का एक बहुत ज्यादा प्यारा सा डिफिनेशन दिया जाता है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल कुछ और नहीं है सर, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर ये है कि सपोज करिए कि ह्यूमन बीइंग्स है। अब इस ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या हुआ, सेल का जमावट सर इस तरह से कुछ हो गया, ये चलना शुरू कर दिया सर। सर बर्ड, बर्ड में तुम देखोगे यहाँ पे, ये बर्ड मैंने बना दिया। अब इसके ऊपर शरीर का जमावट, सेलों का जो जमावट हुआ वो कुछ इस स्ट्रक्चर पे हुआ, इसने उड़ना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, सेल का जमावट सर किस तरह से हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनका फंक्शन डिसाइड हुआ। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सर फंक्शन डिसाइडेड हुआ। यानी कि सर जिसका जिसका जैसा स्ट्रक्चर रहेगा उसका वैसा काम रहेगा। दैट इज द यूनिट ऑफ द लाइफ। क्लियर है तो सबको। नाउ अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, जैसे तुम देखो हार्ट के बारे में, हार्ट भी क्या तुम्हारा सेल के माध्यम से ही बना है सर। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और सेल के बारे में काफी डिस्कवरी करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम से अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है तो ये छूटेगा तो नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इतना रिसर्च करके इस पीडीएफ को बनाया गया है, ताकि आपके एग्जाम से सारे रिलेवेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ से मिल सकते हैं। नाउ अब देखो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है रॉबर्ट हुक और दूसरे का नाम है लुमेन फॉक। यानी कि ऐसे याद रख सकते हो, हुक साहब और हॉक साहब। इन लोगों ने ना सेल से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरी की। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर डिस्कवरीज। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर डेड सेल की खोज किसने की थी, डेड सेल यानी कि मरा हुआ, मृत कोशिका,
तो याद रखना कि मृत कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। अच्छा, कहाँ की थी सर? पेड़ की छाल में मिला था उनको। लेकिन जब भी तुमसे क्वेश्चन पूछा कि सर लिविंग सेल की खोज किसने की थी, लिविंग सेल की, नाउ यू गो विद द लुमेन हॉक। तो देख रहे हो, एक डेड सेल की खोज कर रहे हैं, एक तुम्हारा लिविंग सेल की खोज कर दी। इसीलिए हमको अब देखो भाई, इस कोशिका को तुम कहते हो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, दैट इज वाई रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के जनक मानते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी से। अच्छा, इनको हम लोग कोशिका जीव विज्ञान के भी जनक मानते हैं, यानी कि सेल बायोलॉजी के भी फादर हैं ये। पकड़ के रखना दिमाग में। अच्छा सर, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि मृत कोशिका की खोज, उसने ये पूछ दिया कि मृत पादप कोशिका की खोज सर किसने की थी, यानी कि डेड सेल प्लांट की खोज किसने की थी, डेड सेल प्लांट। डेड सेल प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट, मतलब कि देखो, ये जो रॉबर्ट हुक सामने जो कोशिका खोजी थी, वो कहाँ से खोजी थी? मरे हुए पौधे, मरे हुई कोशिका खोजी थी। और कहाँ से खोजी थी सर? पौधे से खोजी थी। दैट इज वाई डेड सेल प्लांट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है घुमा करके। आप लोग रॉबर्ट हुक के साथ क्या क्या जाओगे? डेड सेल प्लांट, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ, सॉरी, साइकोलॉजी के फादर है ये, और तुम्हारा ये सेल बायोलॉजी एंड सो ऑन। नाउ लुमेन हॉक की बात करते हैं। लुमेन हॉक साहब, यहाँ आप देखोगे तो सबसे पहले सर लिविंग सेल की खोज की है। अच्छा सर, इतनी खोज करके उन्होंने चुप नहीं बैठे, वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने धीरे से क्या कर दिया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। और जैसे इसने बैक्टीरिया की खोज की, इन्होंने नाम क्या दिया सबसे पहले? एनीमैकुलस। एनीमैकुलस नाम इस बैक्टीरिया को दिया। ना जब बात आती है सर प्रोटोजोआ की, बाद में धीरे धीरे उन्होंने प्रोटोजोआ के अंदर की हाइड्रा की खोज कर डाली। इसलिए हमको जब भी एक सक्सेस मिले तो हमको रुकना नहीं चाहिए, ये एंटील्यूमिन हॉक से सीखो। यहाँ तो क्या होता है कि जैसे एक लोगों को सक्सेस मिल जाती है तुरंत वो शांत हो जाते हैं, फिर वो अपनी असली जिंदगी मस्त हो जाते हैं। नहीं भाई, मस्त नहीं होना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। ये एंटील्यूमिन हॉक से सीखो। पहली बार जो जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले कौन देखा? तो भाई लुमेन हॉक साहब ने देखा। भाई इन्होंने धीरे से शुक्राणु का यानी स्पर्म सेल का भी खोज कर डाली। और इस इतने छोटी छोटी चीजों को जब ये खोज कर रहे हैं, दैट इज वाई इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला सूक्ष्म जीव बोलते हैं इनको। तो कहने का मतलब यहाँ पे एंटील्यूमिन हॉक के बारे में हमको इतना समझना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई, तो याद रखेंगे फर्स्ट लिविंग सेल के बारे में, एनीमैकुलस, प्रोटोजोआ, लिविंग सेल्स, स्पर्म सेल्स, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। ठीक है सर, इतनी बात हो गई। हम तो इंटरनेशनल स्तर के बारे में बात कर रहे थे सर। नाउ सर, आप मुझे बताओगे कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी सर कौन है? भारत में भी तो ऐसा कुछ होगा विज्ञान। तो सर हाँ, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के जो जनक हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के जनक, ठीक है, वो कौन है तुम्हारे? अरुण कुमार शर्मा जी। ठीक है। अच्छा, उन्होंने किताब लिखी द सेल। इस किताब में उन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कवरी किया है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टडी ऑफ द सेल, स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सिमिलरली स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं सर? हिस्टोलॉजी। ये दो चीज पकड़ के रखिएगा, आगे चल के काम आएगा। मैं अगर एक वर्ड में बाद में बोल दूं कि साइटोलॉजी की जनक, या फिर सॉरी, साइटोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन और बनेगा आपका, ठीक है, कि सर स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल के बारे में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल की जब बात करें, तो स्मॉलेस्ट सेल अभी तक जो डिस्कवर्ड है वो माइकोप्लाज्मा है, जिसका माइक्रोमीटर तुम देख लेना यहाँ पे। ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट सेल जो तुम्हारा है कौन सा? ऑस्ट्रिक का एग है। ठीक है। वो 170 टू 135 नैनोमीटर, ठीक है, इतना mm है। ठीक है, ये चीज याद रखना आपको। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में तुम देखोगे यहाँ पे, उसमें भी सर कुछ बड़े सेल्स होंगे, कुछ छोटे सेल्स होंगे। ह्यूमन बींग्स के अंदर तुम देखो यहाँ पे तो दो तरह के सेल्स होते हैं। सॉरी, एक तुम्हारा सोमेटिक सेल्स, और तुम्हारा दूसरा तुम्हारा जर्म सेल्स, जिसे हम लोग इंसेक्ट सेल्स बोलते हैं। सोमेटिक सेल्स में भी तो तुम एक बड़ी से बड़ी होगी सर, एक छोटी होगी। तो देखो याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होती है सोमेटिक। अच्छा, सोमेटिक सेल्स किसे बोलते हो? जो हमारे शरीर को कार्य करने में मदद करती है। ऐसी सेल जो कि हमारे शरीर को कार्य करने में मदद कराती हैं, डेयरी के
फंक्शन में मदद कराती है, ठीक है, उसे हम लोग सोमैटिक सेल्स होते हैं। और इसमें जो गैमेट सेल्स होती हैं जितने भी, उसमें क्या होता था, रिप्रोडक्शन वगैरह में यूज होती है, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तुम्हारा आरबीसी। और सबसे जो बड़ा सेल्स है वो क्या है, तुम्हारा न्यूरॉन सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र। ये पूरे दिमाग की चीजें सब कुछ मैनेज करती है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर हम गैमेट सेल यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्शन के लिए काम आती हैं, उसमें तुम देखोगे सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा, हमारी स्मॉल स्पर्म सेल्स है। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है तुम्हारी वो कौन सी, ओबम है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको दिमाग में रखना है। नाउ सेल को हम लोग जा रहे हैं डिवाइड करने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में देखोगे आप यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक होता है आपका यूनिसेलुलर, दूसरा क्या होता है मल्टी सेलुलर। तो देखो भाई इसको भी हम समझ लेते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप, यूनिसेलुलर में ऐसे होते हैं कि जिसकी बॉडी यानी कि सर पूरी बॉडी केवल एक सेल से बनी हुई, यानी कि सर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी बॉडी केवल एक सेल से बनी है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, यूनिसेलुलर बोलेंगे। अच्छा, सर एक ही सेल से ऑल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज, सॉरी वन सेल से क्या करता है, वो पूरी लाइफ जो भी उसकी एक्टिविटी होती है सब कुछ वो एक ही सेल से कर लेता है। हमारे पास 40 ट्रिलियन सेल्स है। 40 ट्रिलियन सेल्स से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम यहाँ पे डिवाइडेड है। बट तुम यहाँ दिख रहे हो कि सर यहाँ पे एक सिंगल सेल है जो कि पूरी बॉडी का फंक्शन कर रहा है। और इतने छोटे होते हैं कि जिससे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अधिकांश क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब हम इसको ना आंखें से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट और क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर में आते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स में आते हैं, ठीक है, सिंगल सेल कंटेन करते हैं। नाउ मल्टी सेलुलर सेल क्या होते हैं, तुम देखोगे मल्टी सेलुलर में तुम देखोगे जिसके सेल जिसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। अच्छा, हर सेल का क्या होता है सर, अलग अलग काम होता है, यानी कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे सर क्या था, केवल एक सेल सारे काम को परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट सेल क्या करेंगे, डिफरेंट काम को परफॉर्म करेंगे। ये इसको तुम इस वाले सेल को तुम विजुअली देख सकते हो, नेकेड आई से देखा जा सकता है। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन, मैंगो ट्रीज, डॉग, फ्रॉग, मतलब दुनिया भर के एग्जाम्पल्स पड़े हैं। मल्टी सेलुलर, हम सब लोग मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये तो नंबर के हिसाब से हमने बांटा सेल को। ना, अब उसकी कुछ आंतरिक सेल के अंदर जो फीचर पाए जाते हैं उस फीचर के हिसाब से, जैसे मोबाइल होता है तो तुम मोबाइल देखते हो, तो अलग अलग फीचर के हिसाब से क्या होता है, तुम्हारा अलग अलग सेल डिवाइडेड है, अलग अलग मोबाइल डिवाइडेड है, दैट इज वाई सिमिलरली यहाँ पे जो सेल के अलग अलग फीचर की वजह से सेल भी क्या है, डिवाइडेड है। तो तुम देखोगे टाइप्स ऑफ सेल में तुम्हारा सबसे पहले जो पड़ता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसे। प्रोकैरियोटिक सेल में तुम देखोगे यहाँ पे सबसे पहला जो सेल आता है तुम्हारा प्रिमिटिव, एक मिनट, जस्ट मुझे एक मिनट का टाइम दीजिएगा, जस्ट वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक मिनट का। ओके, सॉरी, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में समझते हैं। प्रो मतलब बहुत प्राचीन, यानी कि प्रिमिटिव कंडीशन। जैसे कि प्रिमिटिव कंडीशन में तुम देखोगे यानी कि बहुत पुराना, तो तुम देखते हो जैसे कोई न्यूक्लियस अभी बहुत पुराना है सर, यानी पूरी तरह से सर विकसित नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, इसका मतलब सर वो अभी अविकसित है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, सर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन न्यूक्लियर के पास मेम्ब्रेन होता है सर, नहीं, न्यूक्लियर के पास यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसका मतलब सर क्या है, देखो ये जो सेल होता है ना सेल, अब इस सेल के पास तुम देखोगे यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या काम करता है सर, इस कोशिका के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसे समझो कि प्रिंसिपल है किसी सेल का, याद रखना इस न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, इस न्यूक्लियस के बाहर ना
कुछ अलग अलग लिक्विड भरे होते हैं, अलग अलग लिक्विड भरे होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर तुम देखोगे, इस न्यूक्लियस के अंदर भी सर क्या है, अलग अलग लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है सर। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब सर क्या है, एक बात मेरी याद रखना कि सर प्रोकैरियोटिक सेल में ना, ये जो तुम, ये वाला जो मैं दूसरी तरह से दिखाऊंगा, एक मिनट, ये तुम घेरा देख रहे हो ना, ये वाला घेरा, ये ये नहीं होता है। यानी कि सर ये जो मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो नहीं होता है। तो तुम मुझे बताओ, जब न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका मतलब इस न्यूक्लियस का जो द्रव होगा, लिक्विड होगा सर, और इस वाला द्रव से क्या होगा, मिक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर मिक्स होगा। कहने का मतलब, ये तुम कोशिका देख रहे हो सर, ये सेल है सर। अब ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, सपोज करो। अभी क्या है, न्यूक्लियस का सब लिक्विड अंदर है, और किसका, यहाँ पे जो सेल्स हैं, सेल का सारे सर लिक्विड क्या है, बाहर है, ये बाहर है। सपोज करो, अगर इसका मेम्ब्रेन हटा दिया जाए, ये मेम्ब्रेन हटा दिया, अब क्या होगा? अब सर क्या होगा यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस का लिक्विड है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा सर? कोशिका के अंदर के लिक्विड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो मैंने वही याद रखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोप्लास्ट इज मिक्स्ड विद द साइटोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड था, और साइटोप्लाज्म मतलब जो कोशिका के अंदर का जो लिक्विड था, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर के पास कोई झिल्ली नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है सर, दैट इज वाई। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट, अब देखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब, ऑर्गेनल्स मतलब यहाँ पे तुम देखोगे कोशिका है सर, इसके अंदर सर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाद क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके। यहाँ पे तुम्हारा वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, सर ये नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं सर। अच्छा ठीक है सर, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब अभी समझो बहुत प्राचीन है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए सर प्रोटीन भी नहीं होता है। डीएनए में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन सर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बहुत हाई हुआ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसका डीएनए कैसा होता है सर, सर्कुलर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है सर, वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। राइबोसोम सर क्या पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, लेकिन 70s प्रकार के, 70s प्रकार के। 70s प्रकार मतलब एस यहाँ पे क्या है, तुम्हारा सेडबर्ग यूनिट है, सेडबर्ग यूनिट। जैसे देखो, तुम चीनी लेने जाते हो तो क्या करते हो, 1 kg शुगर। तो वैसे यहाँ पे राइबोसोम को नापने का तरीका क्या है, 70s। यानी कि एस क्या है, यहाँ पे सेडबर्ग यूनिट है सर। साइज तुम देखोगे 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो प्रोकैरियोटिक में, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब चीजें आ जाती है। तो क्लियर आता सबको? प्रीमिटिव मतलब बहुत प्राचीन है सर। ठीक है, न्यूक्लियर मेंबर अब्सेंट, अभी तुम समझ गए कि सर हाँ, न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन झिल्ली नहीं है। इसका मतलब सर, ये दोनों मिक्स हो, न्यूक्लियोप्लास्ट मिक्स विद द साइटोप्लास्ट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट होंगे सर, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा सर, सर्कुलर डीएनए होगा, राइबोसोम 70s प्रकार का होगा, नैनोमीटर सो on। बात करते हैं सर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब जो वेल डेवलप कोशिका है। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इस इमेज को हटाऊं यहाँ पे, तो तुम देखो, अब तुम इस वाले कोशिका को इस वाले कोशिका के साथ कंपेयर करो। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस है, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे, सब कुछ दिख रहा है सर। प्रॉपर इसमें क्या हो गया है, विकास हो चुका है। ये जो प्रिमिटिव थे ना, अब इसके पास सर ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब, सर न्यूक्लियस में क्या आएगा, मेम्ब्रेन है सर, मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियस का द्रव कोशिका के द्रव से मिक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सर। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लास्ट यानी कि जो न्यूक्लियस का लिपिड है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो सर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका का जो द्रव है, उससे क्या होगा, दूर होगा। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे सर। यानी कि सर इसमें जो भी छोटे छोटे तुम ऑर्गेनल्स देख रहे हो ना, वो सब मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब जो उनका लिपिड होगा वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है सर, क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर ही पाया जाता है, वो सब प्रेजेंट हुआ कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होगा। यार मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सबके बारे में, सर ये भी प्रेजेंट होगा। गोल्गी बॉडी, जो कि आपकी बॉडी में ऊर्जा वगैरह का ट्रांसफर वगैरह करता है सर, ये भी आपको
प्रेजेंट होगा वहां पे, और सब मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, ठीक है। यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। इसका जो डीएनए कैसा होता है बच्चा, लीनियर होता है, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे तुम देखोगे 80 एस प्रकार के पाए जाते हैं, इसके राइबोसोम 70 एस, इसके यहाँ राइबोसोम कितने, 80 एस। एस क्या है यहाँ पे, सेटवर्ग यूनिट है, दिमाग में रखना है। और 100 से 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में ये पाया जाता है। अब एग्जांपल्स क्या देखना है, सब कुछ तो यूकैरियोटिक एलम, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ के, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके। आई थिंक ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। मोटी मोटा अगर मैं एग्जांपल्स के तौर पर हटाऊं तो बस इतना तुमको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत प्राचीन, यूकैरियोटिक मतलब विकसित। एक में बस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होगा, एक में न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होगा, तो दोनों का द्रव एक में मिक्स होगा, एक में मिक्स नहीं होगा। बाकी सब चीज तो आसानी है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। और सेल थ्योरी क्या है, यहाँ पे काफी फेमस थ्योरी है ये भी। सेल थ्योरी देखो, सबसे पहले 1839 में तुम्हारे दो साइंटिस्ट, एक मैथियास स्लाइडन और दूसरा तुम्हारा यहाँ पे थियोडर स्वान, ये दोनों ने क्या किया था कि सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। इनका नाम, ये फोटो भी मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छे से इनको देखो। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सब कुछ किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। यही बात तो मैं रिपीट कर रहा था बार बार कि सर दुनिया की सारी ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बनी हुई है, सर सेल से, ठीक है। अच्छा, ये भी ये बात करते हैं कि सर जो पुरानी सेल्स होती है ना, उसी से नए सेल्स बनते हैं। तो भाई देखो, मदर सेल्स होगी है, मदर सेल का क्या होगा, डिवीजन होगा। और सेल का जब डिवीजन होगा सर, तो यहाँ पे दो डॉटर सेल क्रिएट होंगी। यानी कि हमेशा जो नए सेल का निर्माण होगा वो पुराने से ही होगा। यानी कि सर ये मदर सेल है, अब इससे दो डॉटर, इसका डिवीजन होगा तो दो डॉटर D1 D2, फिर ये टूट हो गया, फिर D1 D2, फिर ये टूटेगा। मतलब इस तरह से सेल का डिवीजन होता रहता है। और सेल का डिवीजन होगा नहीं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो फिर टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, तमाम तरह की चीजें बनती हैं। और फिर हमारा बॉडी क्या करता है, डेवलप करता है। तो सेल थ्योरी ये दोनों साइंटिस्ट दिए थे, हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। बिल्कुल। अब एक वर्ड यहाँ पे मैंने बार बार यूज किया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इन दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं नाउ। देखो, यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म वर्ड है और न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड है, इन दोनों को अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं, इन दोनों का हम लोग बात करेंगे, क्या बोलेंगे सर, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। हियर प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्योंकि मीटिंग का टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है, रिमेनिंग 9 समथिंग है, 10 मिनट। बट डोंट वरी, हम लोग फिर से देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करूँ तो साइटोप्लाज्म कहाँ होते हैं भाई, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म कहाँ होते हैं कि आउटसाइड न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर, ये देखो ये एन है, इसके किनारे किनारे क्या होते हैं हमारे, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे क्या है सर, ये कोशिका है। अब कोशिका के अंदर तुम देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस है सर। अब न्यूक्लियस का तो एक अलग झिल्ली होगा। अब इसके बाद सर जो लिक्विड होगा, इसके बाद सर जो भी लिक्विड होगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ये जो रेड कलर का तुम देख रहे हो ना, इसी को तुम क्या कह रहे हो, साइटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस से बाहर रहेगा ये लिक्विड कहाँ रहेगा बच्चा, न्यूक्लियस से बाहर, ठीक है। कैसे होता है सर, जेली लाइक मीडियम होता है, ठीक है, जेली जैसा कोई द्रव्य होता है इसमें। और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ताकि इन सेल ऑर्गेनल्स को सूखने से बचाते हैं ये सब, ये जो जेली लाइक मैटर है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब कुछ कहाँ पे कंटेन होते हैं, इसी लिक्विड के अंदर रहते हैं, ताकि तमाम तरह का उनको प्रोटेक्शन मिलता है। और उनको सूखने से बचाया जाता है, ठीक है। तो तमाम तरह की चीज होती है। ये साइटोप्लाज्म ओवरऑल एक्टिविटी क्या करता है सर, ये साइट फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होते हैं वो सब किस में करते हैं सर,
साइटोप्लाज्म में ही करते हैं, क्योंकि लिक्विड है ना, आराम से इधर उधर घूम के अपना काम कर लेंगे। अब तुम बात करते हो किसकी, सर इस न्यूक्लियस के अंदर भी तो सर कोई लिक्विड होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में ना काफी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, इसमें डीएनए आरएनए होता है और क्रोमोटीन के धागे होते हैं। ठीक है, यानी कि सर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, उसके अंदर का जो लिक्विड है, उस लिक्विड में तुम देखोगे डीएनए आरएनए है सर, और क्रोमोटीन के धागे हैं सर। ये क्या होते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे की टॉपिक्स में। ठीक है, अब यानी कि डीएनए आरएनए और क्रोमोटीन के साथ धागे होंगे इसमें, और ये क्या काम करते हैं सर, सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल अगर देखोगे आप, तो सेल का ग्रोथ डिवीजन में मदद करते हैं, और हेरिडिटरी होते हैं। मतलब कि तुम डीएनए ऑटोमेटिकली है क्या सर, डीएनए, डीएनए है क्या, डीएनए इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारे बॉडी का इंफॉर्मेशन रखते हैं ये, और अलग अलग जनरेशन में क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे फादर साहब के पास दो हाथ है, तो तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारे पास भी दो ही हाथ हुआ, क्यों, क्योंकि ये डीएनए तुम्हारे पिताजी के सेल के अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था। वो चीजें क्या हुई है, तुम्हारा पास होकर के तुम्हारे पास आ गई है वही डीएनए, इसलिए तुम्हारे पास भी कितने हाथ होंगे, दो हाथ हुए। सपोज करो तीन हाथ होता और उनके डीएनए में ऐसा कुछ होता, तो फिर क्या होता, तुम्हारे पास भी तीन हाथ होते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो दीज आर द थिंग्स। हम आगे बात करेंगे वैसे डीएनए के बारे में काफी डिटेल में। अभी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं, इसी टॉपिक इसी चैप्टर में है, तो डरने की कोई बात नहीं। तो भाई क्लियर हो गया सबको। प्रोटोप्लाज्म मतलब दो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू थिंग्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका का द्रव, और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का द्रव। ठीक है, एक बार समरी पढ़िएगा आप लोग, सेल थ्योरी क्या होता है, किस तरह से डॉटर सेल से, मदर सेल से किस तरह से डॉटर सेल्स बनते हैं, प्रोटोप्लाज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इन सो on, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीएनए और आरएनए। तो सबसे पहले समझो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, फिर हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखो डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन तुम आरएनए का देखो तो कैसा है, सिंगल हेलिक्स है। डीएनए क्या होता है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि तुम्हारे बॉडी के बारे में जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, कि दो आंख रखना है, काले बाल रखने हैं, ठीक है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है तुम्हारे बॉडी की, वो क्या करती है भाई, डीएनए का ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के अंदर स्टोर होता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, काम, वो कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल, ये पूरी एक्टिविटीज को डिसाइड करता है सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन सर अच्छा डीएनए का काम क्या हुआ, इस सारी एक्टिविटी को डिसाइड करना। आरएनए का सब काम क्या हुआ, आरएनए का ये प्रोटीन बनाता है भाई, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। तो भाई अंतर समझे। सबसे पहले भाई आप लोग फुल फॉर्म याद रखना, डी आपसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड, दीज आर द टू थिंग्स। डीएनए का काम क्या है सर, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। आरएनए का काम क्या है सर, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एक डबल हेलिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, बस काम खत्म। नहीं सर, काम नहीं खत्म होता है, काम तो अब शुरू होता है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, तुम देखोगे अगर, इसकी बात मैं थोड़ा सा देर में करूंगा अभी, इसकी बात मैं अभी रखता हूँ, एक मिनट। इस स्लाइड जब कंप्लीट होगा तो फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, अभी अभी रुकिए। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस था। अब इस न्यूक्लियस के अंदर देखो एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस को देखते हैं, इस न्यूक्लियस को, और इसको थोड़ा सा और पास में जाकर के ऐसे देखना शुरू करते हैं। देखते हैं सर, ओ इसमें तो सर क्या है, इसमें तो सर क्रोमोसोम्स है। फिर एक साइंटिस्ट और आता है, वो कहता है इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा और खींचता है। जब क्रोमोसोम को पकड़ के और खींचा, तो पता चला क्या कि सर यहाँ तो डीएनए। साइंटिस्ट बैठे नहीं, साइंटिस्ट और डिस्कवरी करते चले गए। एक आकर के क्या किया, इस डीएनए को क्या किया, और ज्यादा खींच दिया। जब और ज्यादा खींचा, तो पता चला ओ ये कुछ और नहीं है सर, जिन है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अब इसी जिन में क्या होता है तुम्हारा, ये कंट्रोल द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, तुम्हारी जो भी वंशानुगत चीजें होती हैं सबको स्टोर करने का काम कौन करता है, यही करता है। कहने का मतलब सर, बहुत सारे जिन से मिलकर क्या बना, डीएनए। डीएनए से क्या मिला, तुम्हारा क्रोमोसोम्स बना। ये क्रोमोसोम वगैरह सब कुछ कहाँ रहते हैं, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है,
तो ये साइंटिस्ट जानने का नाम जरूरी नहीं कि कौन साइंटिस्ट क्या किए, बहुत बार एग्जाम में नहीं आया, मतलब पूछा ही नहीं गया, तो भाई मैं क्यों बताऊं तुमको, ठीक है। और इतना ज्यादा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिससे पढ़ना है और भी चीजें दिमाग में रखनी है, इतना नहीं डिटेल लगता है। बट याद रखो कि क्रोमोसोम से ही तुम्हारा अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए से तुम्हारा जीन, जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन तुम्हारा रखता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, डीएनए का कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक जो कंप्लीट टर्न होता है डीएनए का ना, वो कितना एंगस्ट्रॉम होता है, ये चीज एग्जाम में कई बार आई है, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो इतना तुम्हारा ये लंबाई होती है एक डीएनए का पूरा चक्कर में, ठीक है। अच्छा, एक जो टर्न होता है डीएनए का, उसमें कितने पेयर्स होते हैं, 10 पेयर होते हैं, यानी कुल जो ऐसे पेयर्स है ना, वो कितने होते हैं तुम्हारे, कुल मिला के 10 पेयर्स होते हैं। यानी कि एक बार जब डीएनए का जो टर्न्स होता है ना, वो कितना कंटेंट, पेयर कंटेंट करता है, 10 पेयर कंटेंट करता है। अच्छा, ये पेयर किस चीज का होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पेयर्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जो पेयर है ना, वो एक पेयर से दूसरे पेयर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी। और इसका डायमीटर सर कितना होगा, डीएनए का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 2 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि एक कंप्लीट डीएनए का टर्न लेगा तो कितना, 34 एंगस्ट्रॉम। एक डीएनए का कितने बेस पेयर होते हैं तुम्हारा, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। तुम्हारा कितना डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसका डायमीटर कितना होता है, तो याद रखना वो कितना, तुम्हारा डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। आई होप मुझे ये मीटिंग अभी एंड करनी चाहिए, क्योंकि चीजें समराइज करना है, ठीक है। आगे के टॉपिक में हम लोग जुड़ेंगे तो फिर हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि डीएनए में एक्चुअली डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में क्या है तुम्हारा, इसके अलग अलग न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, जिसमें शुगर या नाइट्रोजन बेस वगैरह, ये सब क्या होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एडेनाइन, इसमें ग्यूनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो अ, ये काफी चीजें हैं इसमें, हम लोग राइबोस, इसके बाद हम लोग जब डीएनए पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे मैंने तमाम तरह के बॉन्ड्स वगैरह बना के तुमको दिखाया यहाँ पे। तो काफी चीज तुमको एकदम हाईटेक टाइप के नोट मिलेंगे, ठीक है। और मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ कि भाई कोई भी चीजें आपकी कवर ना हो, मतलब सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, ठीक है। सॉरी, सारी चीजें आपकी कवर हो जाए, और इसके बाद हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू भी कराएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर ईयर ज्वाइनिंग मी। आई थिंक आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो, तो आओ और लोगों को भी रिकमेंड करो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। और ये भी क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हैव अ नाइस डे।